यहाँ भारत को एक निगेटिव स्थिति का सामना करना पड़ेगा। देखिए, चाइनीज नेवी का जो सबसे बड़ा पावर है ना, वो उसकी पनडुब्बी सबमरीन का, इसे साइलेंट किलर कहते हैं। ये पानी के अंदर रहता है। क्या होते हैं, देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़े छोटे साइज में होते हैं, लेकिन ये बहुत ही घातक हमला करते हैं। इन सभी के बावजूद चाइना के पास नेवी की संख्या बहुत ज्यादा है सबमरीन हथियार के द्वारा से, तो यहाँ भी आपको चाइना की संख्या ज्यादा लगेगी। संख्या अधिक होने के बाद भी चाइनीज नेवी बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, जिसका दो रीजन है। और हिंद महासागर में तुम भारत से बैर करके नहीं जा सकते हो, और इंडिया के मैटर पे कभी भी रूस उसके साथ नहीं आएगा। और आप सोच रहे होंगे, पाकिस्तानी कमेंट करते हैं हम चाइना के साथ आ जाएंगे। अरे बकलोलवा कहीं का, अमेरिका तुमको पैसा देना बंद करेगा, ससुरा अंडरवियर नहीं खरीद पाओगे तुम लोग। देखिए, हम लोग को केवल डराया जाता है कि चीन की सेना बड़ी है, उसके पास पैसे ज्यादा है। एक बार जब ये सैटेलाइट गिर गए तो चाइना के 13 जो मिलिट्री सैटेलाइट आसमान में घूम रहे हैं, अगर ये सैटेलाइट गिर गए तो चाइना ऊपर से निगरानी ही नहीं रख सकता है कि भारत क्या कर रहा है। भारत से लगता है इन एयर स्ट्रिप को गिराने के बाद चाइना कोई भी काउंटर अटैक नहीं कर सकता है। और उसके बाद चाइना का जो सबसे बड़ा डिपो है, जितने बड़े बड़े पेट्रोलियम के डिपो हैं, इन डिपो को उड़ा देना चाहिए। इस डिपो को उड़ाने पे डबल फायदा होगा। इसलिए भारत को तुरंत उसके जो मेन रेलवे जंक्शन है, जहां ज्यादा रेलवे आके जुड़ती है, उन रेलवे जंक्शन को ध्वस्त करना चाहिए। इन 6 हमले से चाइना का मनोबल पूरी तरह टूटेगा। हमारे हिसाब से चाइना की इन 8 जगहों पर हमला करेंगे, चाइना की कमर टूट जाएगी। लेकिन जय हिंद। आज हम ये देखते हैं कि इंडिया और चाइना में युद्ध होता है तो किसके पास कौन सा हथियार ज्यादा है और कौन सा हथियार खतरनाक है, दोनों इसका किस तरह से प्रयोग करेंगे। प्रोपेल गन वो होते हैं जिनके अंदर ऑटोमेटिक कैनन यानी बारूद को लोड करके हमला किया जाता है। चाइना के पास लगभग 3800 सेल्फ प्रोपेल गन है, जबकि इंडिया के पास महज 250 है। लेकिन हम आपको पहले भी बताएं कि पहाड़ी लड़ाई में ना टैंक काम आते हैं, ये सब काम नहीं आते। हाँ, तोप काम आ सकते हैं, रॉकेट काम आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर काम आ सकते हैं, फाइटर, लेकिन ये सब उतने काम नहीं आएंगे। ये सब पाकिस्तान के लिए है। सर, पाकिस्तान अब वैसे भी नहीं लड़ेगा हम लोग से। देखिए, भारत की समझदारी देखिए, पहाड़ों पर तोप ज्यादा काम आते हैं, जिसे हम फील्ड आर्टिलरी या फिर तोप कैनन कहते हैं। चाइना के पास 3600 ऐसे तोप हैं, जबकि भारत के पास 4000 हैं। तो देखिए, भारत अपने जरूरत की चीज को रखा है, क्योंकि उसे पता है कि पहाड़ों पर यही काम आएंगे। और भारत सरकार इतना बेहतरीन डिसीजन लिया था कि पहाड़ों पर इनको लेके कैसे जाइएगा उतनी ऊंचाई पर। तो हम जो आपको चिनूक हेलीकॉप्टर दिखाए, इस चिनूक हेलीकॉप्टर से इन फील्ड आर्टिलरी गन को उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। पहाड़ों पर रॉकेट लॉन्चर बहुत काम आएंगे। यहाँ चाइना को बेनिफिट है कि उसके पास 2650 ऐसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जो एक साथ मिसाइलों को, रॉकेटों को दाग सकते हैं। जबकि भारत के पास भी है, भारत के पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन इसकी संख्या महज 266 है। यहाँ भारत को एक निगेटिव स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आपके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है कि चाइना बहुत खतरनाक है, उसकी आर्मी ज्यादा है, घंटा आगे है। देखिए कैसे चाइना के पास जो एक्टिव आर्मी है वो 21 लाख है। आपको यह संख्या जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन भारत के पास एक्टिव आर्मी 14 लाख है। तो आप कहेंगे 14 लाख, ये 21 लाख। चाइना के पास जो रिजर्व आर्मी रखी गई है वो 5 लाख रखी गई है। तो 21 5 कितना हुआ, 26। और भारत के पास जो रिजर्व में रखा गया है फौजियों को, वो 21 लाख है। 14 लाख उधर, 21 लाख इधर, टोटल 35 लाख हो गई। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी भारत की है। लेकिन आपको कभी यह एहसास नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि चाइना $10 बिलियन खर्च करता है। आप कभी भी फेसबुक, व्हाट्सएप की सब पे चाइना की कोई बुराई नहीं सुन सकते। चाइना को पता है उसकी हकीकत, इसलिए वहां के लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब इस्तेमाल करने पर बैन है, क्योंकि उनके जितना भी प्रचार कर रहे हैं वो सारे उजागर हो जाएगा। देखिए, नेवी की बात करते हैं तो जो चाइना के पास फ्लीट यानी जहाजों का बेड़ा है वो 750 जहाजों का पूरा फ्लीट है, जबकि भारत के पास 285 जहाजों का फ्लीट है। आप कहेंगे यहां तो चाइना को प्रॉफिट है, नहीं प्रॉफिट है। वो दक्षिणी चीन सागर को छोड़कर नहीं हट सकता है, क्योंकि वहां छोड़ेगा तो उसके विरोधी सब वहां पे चढ़ जाएंगे। और भारत का हिंद महासागर में कोई विरोधी नहीं है और ना ही किसी की औकात है जो भारत से लड़ सके। चाइना के पास अभी 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतने बड़े होते हैं कि इस पे जहाजें उतर सकती हैं। ये आपको संख्या में ज्यादा लगेगा, ये नए अभी शामिल किया है। और हम लोग अपने सेना में से 3-3 ठो एयरक्राफ्ट कैरियर रिटायर कर दिए। अतः चाइना को इन एयरक्राफ्ट कैरियर के यूज करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और हमने 1971 में पाकिस्तान का वीडियो बनाया, आप देखिएगा कितने खतरनाक था हमारा विक्रांत। फिलहाल हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन ये इन दोनों पर भारी पड़ेगा, क्योंकि ये रूस का बना हुआ है। विक्रमादित्य काफी शक्तिशाली है और हम लोगों को नेवी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है।
देखिए चाइनीज नेवी का जो सबसे बड़ा पावर है ना वो उसकी पनडुब्बी सबमरीन का, इसे साइलेंट किलर कहते हैं, ये पानी के अंदर रहता है। चाइना के पास इसकी संख्या 74 है और भारत इस मामले में बहुत ही पीछे है, इसकी संख्या 16 है और आधे से ज्यादा पुराने हैं। अब भारत सरकार ने डिसाइड किया कि अगर हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे तो हमें 50 साल लग जाएगा, क्योंकि हम 10 साल में केवल 5 ही पनडुब्बियां बना सकते हैं। इसमें क्या किया जाए, तो भारत सरकार ने सबसे खतरनाक डिसीजन लिया। भारत सरकार ने अमेरिका से P-8I विमान खरीद लिया। P-8I विमान को सबमरीन हंटर कहते हैं। ये हवा में उड़ते उड़ते पनडुब्बियों को ऊपर से ही पहचान जाता है कि समुद्र के अंदर है, उन्हें मार देता है। अतः इन पनडुब्बियों की संख्या धरी की धरी रह गई। अब हम लोग इन पनडुब्बियों से सुरक्षित भी हो गए और धीरे धीरे हम फ्रांस की मदद से पनडुब्बियां बना भी रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए, वरना आप केवल संख्या देख के ना उलझ जाएंगे। डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़े छोटे साइज में होते हैं, लेकिन ये बहुत ही घातक हमला करते हैं डिस्ट्रॉयर। तो चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर है और भारत के पास 10 विध्वंसक यानी 10 डिस्ट्रॉयर है, लेकिन ये सब आधुनिक डिस्ट्रॉयर है और ये पुराने टेक्नोलॉजी के हैं। इन सभी के बावजूद चाइना के पास नेवी की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बात की गारंटी लेते हैं कि चाइनीज नेवी हिंद महासागर में नहीं आएगी। इसके दो कारण हैं, हम आपको अभी समझाते हैं। डिस्ट्रॉयर से थोड़े छोटे आकार में जो होते हैं वो होते हैं फ्रीगेट। फ्रीगेट जो होते हैं थोड़े स्टील टेक्नोलॉजी के होते हैं, इनमें मिसाइलें ज्यादा लगी रहती हैं और ये अग्रिम पंक्ति में आगे आगे चलते हैं। फ्रीगेट ये समुद्र के अंदर बिछाए गए माइंस के खिलाफ भी उन माइंस को न्यूट्रल कर देते हैं। तो चाइना के पास 52 फ्रीगेट है और भारत के पास 13 फ्रीगेट है। फ्रीगेट से भी छोटे आकार के जो होते हैं वो होते हैं कॉर्बेटर। ये जो है चाइना के पास कॉर्बेटर की संख्या जो है वो 50 है और इंडिया के पास 19 है। ये पनडुब्बियों के अंदर भी हमला कर सकते हैं, पनडुब्बियों को मार सकते हैं एंटी सबमरीन हथियार के द्वारा से। तो यहां भी आपको चाइना की संख्या ज्यादा लगेगी। पेट्रोलिंग के लिए जो कोस्ट गार्ड के जहाज होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेट्रोलिंग वेसल। ये चाइना के पास 220 है और भारत के पास 139। ये क्या करते हैं, युद्ध में जो नेवी के जहाज घायल हो जाते हैं, जिसपे बम गिर जाता है, तो उसमें से इवैक्यूएट कराते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं, सैनिकों को। तो ये राहत के काम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां दोनों में ज्यादा का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, उसका कोस्टल एरिया भी चाइना का ज्यादा है। संख्या अधिक होने के बाद भी चाइनीज नेवी बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, जिसका दो रीजन है। पहला रीजन समझिए, जैसे हम एक टीचर हैं, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, पढ़ाना नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसी पे हम आश्रित हैं। हमको लोग टीचर के नाम से जानते हैं, हम वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो चाइना सब कुछ छोड़ सकता है, व्यापार नहीं छोड़ सकता है। चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, आज आगे कैसे चला गया, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया में व्यापार है, पूरी दुनिया में उसके खरीदार हैं और इस सामान को पहुंचाने के लिए उसको हिंद महासागर में आना ही पड़ेगा। चाहे वो अफ्रीका में बेचे, यूरोप में बेचे, कहीं भी बेचे, तुमको यहां से जाना ही है हिंद महासागर में। और हिंद महासागर में तुम भारत से बैर करके नहीं जा सकते हो, तुम्हारा व्यापार चौपट होगा, इस बात की गारंटी है। दूसरा, अभी अमेरिका ने अपने 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिणी चीन सागर में भेज दिए हैं। ये जानबूझ के भेजे हैं। आप अभी सुने होंगे कि मोदी जी में और डोनाल्ड ट्रंप में फोन पे वार्तालाप हुई थी, ये सीक्रेट बात थी। लेकिन आप अभी सोचिए अपने मन से कि चाइना और अमेरिका में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अपने बहुत ही भीषण जंगी जहाजों को, विध्वंसक जहाजों को पूरा ग्रुप भेज दिया, जिसमें 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और 2 अमेरिका भेज दिया, तो वो यहां से अब हट ही नहीं सकता है, क्योंकि उधर झगड़ा है। अब यहां हिंद महासागर में इंडियन नेवी एकदम फ्री हो गई। अब अगर इंडियन नेवी आगे बढ़ती भी है तो अमेरिका और इंडिया एक साथ हो जाएंगे। यहां ऑस्ट्रेलिया से पहले समझौता हो गया है और इंडिया के मैटर पे कभी भी रूस उसके साथ नहीं आएगा। और आप सोच रहे होंगे, पाकिस्तानी कमेंट करते हैं हम चाइना के साथ आ जाएंगे। अरे बकलोलवा कहीं का, अमेरिका तुमको पैसा देना बंद करेगा, ससुरा अंडरवियर नहीं खरीद पाओगे तुम लोग। और भारत के कहने पर अगर भारत के मामले में टांग लड़ाएगा तो अमेरिका जानता है कि भारत को रोकने का मतलब चाइना को रोकना, और चाइना अगर नहीं रुका तो अमेरिका के लिए दिक्कत होगा। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को दिए जाने वाली आर्थिक मदद को रोकने की धमकी देगा और इस धमकी से ही तुम लोग का पैंट गीला हो जाएगा। देखिए, हम लोग को केवल डराया जाता है कि चीन की सेना बड़ी है, उसके पास पैसे ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है। गलत है, हमें उसकी सेना से नहीं लड़ना है। देखिए, मेरा अपना मानना है चीन को माइंड से हराना है। सबसे पहले हमको चीन के 8 जगहों पर हमला करना है और इसमें से सबसे पहले हमको चीन के सैटेलाइट मार के गिराने हैं। आप कहिएगा कि वो इंडिया का सैटेलाइट नहीं मार के गिरा सकता है। देखिए, सैटेलाइट कहां घूम रहा है अंतरिक्ष में, इसको पता करने की टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका के पास है और रूस के पास है। भारत की सैटेलाइट की जानकारी रूस चाइना को नहीं देगा, लेकिन चाइना का सैटेलाइट कहां है इसकी
जिसकी जानकारी कमकासा और कास्टा समझौता हो जाने के बाद अमेरिका हर हाल में भारत को दे देगा। और इस जानकारी के आधार पर भारत अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइलों से चाइनीज सैटेलाइट को मार के गिरा सकता है। एक बार जब ये सैटेलाइट गिर गए तो चाइना के 13 जो मिलिट्री सैटेलाइट आसमान में घूम रहे हैं, अगर ये सैटेलाइट गिर गए तो चाइना ऊपर से निगरानी ही नहीं रख सकता है कि भारत क्या कर रहा है, और उसके जो रडार है वो केवल छोटे एरिया को निगरानी कर सकते हैं। जो मिसाइलें एटमॉस्फेयर में घूम रही है उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष से आ रही होती है, उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। और अगर चाइना का सैटेलाइट गिर गया तो हमारी जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वगैरह चाइना में घुस जाएगी तो चाइना को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ये सैटेलाइट गिरे, चाइना का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा उसकी निगरानी सर्वेलांस में। और इसके बाद जो सबसे तेज एक्शन लेता है, देखिए सैटेलाइट गिर गया तो चाइना की मिसाइलें भी काम नहीं कर सकती है, और उसके बाद अचानक जो चाइना के जो एयर स्ट्रिप हैं, हवाई पट्टियां, इन पर ताबड़तोड़ हमला करना चाहिए। जो तिब्बत और सिंजियांग का एरिया जो भारत से लगता है, इन एयर स्ट्रिप को गिराने के बाद चाइना कोई भी काउंटर अटैक नहीं कर सकता है। हम लोग को मेन चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है। जैसे एयर स्ट्रिप टूट गए, चाइनीज विमान हवा में उड़ान नहीं भर सकते बिना एयरपोर्ट की मदद से। इसके बाद हम लोग को चाइना के पावर ग्रिड पर हमला करना है। चाइना में 2 सबसे बड़े पावर ग्रिड है जो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। अगर हम इस पावर ग्रिड को गिरा दिए, एक भी बम गिरा ना पावर ग्रिड पे, पूरा चाइना के अंदर ब्लैकआउट हो जाएगा, उसके अंदर बिजली कट जाएगी। आप सोचिए, आपके यहाँ 2-3 दिन बिजली कट जाएगी, हर एक चीज ठप हो जाएंगे, कितना आपका इन्वर्टर बैकअप पावर देगा। तो जैसे ये बिजली ठप होगी, पावर बैकअप के अभाव पर जो छोटे मोटे रडार हैं इनको भी पावर नहीं मिल पाएगा, वो भी बंद हो जाएंगे। और उसके बाद चाइना का जो सबसे बड़ा डिपो है, जितने बड़े बड़े पेट्रोलियम के डिपो हैं, इन डिपो को उड़ा देना चाहिए। इस डिपो को उड़ाने पे डबल फायदा होगा, एक उसका पेट्रोल जाएगा, दूसरा ये खुद उसके लिए एटम बम साबित होगा, ये खुद ही ब्लास्ट कर जाएगा और अगल बगल में अफरा तफरी मिल जाएगी। इसके बाद चाइना अपने रेल नेटवर्क की मदद से सोचेगा अपनी सेना को जल्दी से जल्दी बॉर्डर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए भारत को तुरंत उसके जो मेन रेलवे जंक्शन है, जहां ज्यादा रेलवे आगे जुड़ती है, उन रेलवे जंक्शन को ध्वस्त करना चाहिए, ताकि रेल जो है तेजी से नहीं आ सके। क्योंकि एयरपोर्ट के बाद चाइना अपना मेन फोकस करेगा रेलवे के थ्रू, तो रेलवे को ध्वस्त कर देना चाहिए तुरंत। स्ट्रेटेजिक फोर्सों को और एयरफोर्स के द्वारा उसके बड़े बड़े जितने भी सड़क पर बनाए गए पुल हैं, इसको ध्वस्त करना चाहिए। क्योंकि चाइना का एरिया पहाड़ों वाला एरिया है और वहां हमेशा हर 10-15 किलोमीटर बाद एक ब्रिज आता है। ब्रिज तोड़ दीजिएगा तो 2-3 महीने से कम समय में बनेगा ही नहीं, इतने में तो युद्ध खत्म हो जाएगा। तो इसको रोकने से चाइना की बढ़त रुक जाएगी। इन 6 हमले से चाइना का मनोबल पूरी तरह टूटेगा। उसके बाद जो चाइना की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहां तोप, गोले बारूद कारखाने, ये सब के जो कारखाने हैं जहां बंदूकें बनती हैं, उन सब पे तुरंत ध्वस्त करके हमला से उड़ा देना चाहिए। इससे जो उसका बैकअप सपोर्ट था ये टूट जाएगा और बैकअप टूटने के बाद उसे इस विषम परिस्थिति में कोई दुनिया मदद नहीं करेगी। और चाइना जो सबसे ज्यादा कूदता है अपने व्यापार पे ना, उसके व्यापार को समुद्र के रास्ते होते हैं, उसके जितने भी बड़े बंदरगाह हैं उस पर तेजी से हमला करके एक साथ तोड़ देना चाहिए इन सबको। हमारे हिसाब से चाइना की इन 8 जगहों पर हमला करेंगे, चाइना की कमर टूट जाएगी। लेकिन चाइना हमको अपनी केवल मजबूत चीजों को दिखाता है कि हमारे पास 21 लाख आर्मी है। अरे कोई आर्मी धरी की धरी रह जाएगी ससुराई, तुम्हारा ये 8 चीज टूट गया ना तो तुम देखा ना 21 लाख फौज है कि 21 करोड़ है, कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसा हो सकता है, ऐसा किया गया है। इजराइल ने 6 दिन की लड़ाई में पूरी अरब देशों के, मिडिल ईस्ट के देशों को हरा दिया था। ना कोई उसका साथी था, ना पूरे पड़ोसी उसके दुश्मन थे सब। इसके बावजूद उसने पूरे अपने अरब देश के दुश्मनों को धूल चटा दिया, चाहे वो उसके अगल बगल का मिस्र हो, सीरिया हो, लेबनान हो, सबको हरा दिया। और इजराइल वो सारे हथियार, वो सारी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए हर एक रणनीति तैयार है। अतः भारत अगर इस तरह से हमला करेगा तो हम लोग ज्यादा भारी पड़ेंगे। लेकिन हमको क्या दिखाया जाता है कि हमको आर्मी से लड़ना है, एयरफोर्स से लड़ना है, अभी मेंटली लड़ना है। पहले ये थूर दीजिए और उसके बाद एक आर्मी आओ, तो बहुत ज्यादा टैंक करना ले, और टैंक उठा के हम लोग यहाँ खूंटा में बांधेंगे।